हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई सभी की अच्छी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है इट इज लेक्चर नंबर 3। अभी तक हमने बायोट सेवर्ट लॉ कवर कर लिया है। आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होती है, कोई भी आपका चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। इन सारी बातों को हमने डिस्कस कर लिया है पहले 2 लेक्चर्स। अगर आपने पहले 2 लेक्चर्स कंप्लीट नहीं किए हैं तो पहले उनको कवर कर लो, ठीक है। तो चलते हैं आज लेक्चर नंबर 3 के अंदर, जिसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका, अगर आप जेके बोर्ड से हो तो आपका ये एग्जाम में रिपीटेडली क्वेश्चन आता है आपका, जिसके अंदर पूछा जाता है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। एक सर्कुलर कॉइल है इस तरह से, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हो। इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो हो रहा है कितना, आई। इस कॉइल के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे कितना करंट फ्लो हो रहा है आपका, आई करंट फ्लो कर रहा है ऐसी डायरेक्शन में, ठीक है। अगर आई करंट फ्लो हो रहा है तो इसके बिल्कुल सेंटर में हमें क्या फाइंड करनी होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड करनी होती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कोई भी कंडक्टर हो, जब उस कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करता है, बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ करंट अराउंड दैट कंडक्टर आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक फील्ड को कैसे लिखते हैं हम, बी के साथ। वायोट सेवर्ट लॉ था, उसने किसके बारे में बताया, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के बारे में बताया कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन प्रोवाइडेड एक कंडीशन थी, जब भी आप वायोट सेवर्ट लॉ को यूज करते हो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड करने को मिलती है वो कितनी मिलती है, दैट इज dv इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन, एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये सारी टर्म्स क्या हैं थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। बाय द वे मैंने वायोट सेवर्ट लॉ में आपको डिटेल में समझाया है। देखिए अब जैसे ये करंट है आपका, जैसे मैंने बोला था एक वायर होती है, वायोट सेवर्ट लॉ के मुताबिक जैसे इस वायर के अंदर से करंट फ्लो हो, कोई वायर है, वायर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, आप छोटा सा एलिमेंट लेते हो कितना, डीएल। इस डीएल एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बनी, जिसको हम किसके साथ लिखते हैं, डीवी के साथ लिखते हैं। क्यों? क्योंकि आपने स्मॉल एलिमेंट लिया कितना, डीएल। इस डीएल एलिमेंट के कारण आपकी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितनी बनी, जब इस वायर के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। और ये जो यहाँ पे एंगल जो बनती है, कितनी एंगल बनती है, ये थीटा जो है एंगल कौन सी है, इस पोजीशन वेक्टर, ये होता है आर पोजीशन वेक्टर। करंट एलिमेंट से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आर पोजीशन वेक्टर, यानी कि दोनों के बीच में डिस्टेंस। आर पोजीशन वेक्टर और आपका ये जो है करंट एलिमेंट, इनके बीच में जो एंगल होती है उसको हम कितना लेते हैं, थीटा लेते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, तो उसी हिसाब से ये आपका क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है वायोट सेवर्ट लॉ का। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर क्या हो रहा है, आपकी पूरी की पूरी एक कॉइल है, एक कंडक्टर, उसको आपने किस कॉइल की फॉर्म में बना दिया इस तरह से, और इस कॉइल के अंदर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो आपको बिल्कुल सेंटर में बताना है इसकी कॉइल के सेंटर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगी, यानी कि बी कितना होगा। उसके लिए मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर, ये आपकी जो कॉइल है, इस पॉइंट के ऊपर आपने यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट मान लेना है, यानी कि ये जो कॉइल है ना, इसको छोटे छोटे हिस्से में तोड़ दिया मैंने। कितने हिस्से में तोड़ दिया, छोटे छोटे हिस्से में तोड़ दिया। और हर हिस्सा जो है, हर पार्ट जो है वो कितना डीएल का है, ये भी डीएल का है, इतना सा डीएल, ये भी डीएल, ये भी डीएल, ये भी डीएल, बहुत सारे डीएल मिलके एक आपकी क्या बनी है, कॉइल बनी है। तो उसमें से एक करंट एलिमेंट मैंने ले लिया जिसका नाम क्या है, डीएल, इतना सा। और इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो एक सर्कुलर चीज के ऊपर जब भी आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देनी हो तो आपको क्या ड्रॉ करना पड़ता है, टेंजेंट। और यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया टेंजेंट, यानी कि इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है, पहली बात। अब आपको यानी कि करंट एलिमेंट आपका ये है, और आपको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड करनी है यहाँ पे, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, यानी कि पोजीशन वेक्टर आपका कितना हमने ले लिया, आर ले लिया। कितना पोजीशन वेक्टर है, आर। और अगर आपको एक और चीज पता होगी, आपको कोई भी सर्कल हो उसके ऊपर आप डायमीटर या रेडियस ड्रॉ करते हो और यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो यहाँ पे हमेशा एंगल कितनी होती है, 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल हमेशा कितनी होती है, 90 डिग्री। जो प्रॉपर्टी होती है सर्कल की, अगर ये रेडियस है किस्म का सर्कल का, और यहाँ पे करंट एलिमेंट के बीच में और आर के बीच में एंगल कितनी होगी, थीटा होगी। ये बात आपको समझ आई होगी,
ठीक है, तो यहाँ पे एंगल थीटा है और करंट एलिमेंट कितना मान लिया मैंने, डीएल मान लिया, और आई करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है। ये बात आपको समझ आई होगी। तो जितनी भी बातें मैंने आपको समझाई यहाँ पे वही लिखी है। कंसीडर कर लो एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है जिसका रेडियस कितना है, आर है, विद सेंटर ओ, और उसका सेंटर क्या है मानना हुआ हमने, ओ सेंटर मानना हुआ है। पहली बात, एल क्या है, एल इज द करंट फ्लोइंग, सॉरी एल नहीं, आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट एज शोन इन फिगर। आई क्या हो रहा है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है जैसे फिगर में दिखाया हुआ है। सपोज कर लो कॉइल इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ करंट एलिमेंट, जो कॉइल है जो बहुत सारे करंट एलिमेंट के मिलके बनी हुई है, यानी कि डीएल, जो कि मैंने पहले ही बताया आपको। अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्त लॉ, आपको ये फार्मूला पता है बायोट-सावर्त लॉ के मुताबिक, है ना, ये फार्मूला आपको पता है। अब इसी फार्मूले को यूज करके हम आगे डेरिवेशन करेंगे। दिस इंप्लाइज, क्या हो जाएगा भाई, dv इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, थीटा कितना यहाँ पे आपका 90 डिग्री, तो साइन कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, और नीचे क्या है आपका आर स्क्वायर। क्यों, बिकॉज थीटा कितना आपका 90 डिग्री, फिगर में दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, तो dv कितना बचेगा हमारे पास, dv, दिस इंप्लाइज dv विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर क्यों लिख दिया, पता चल गया होगा, क्योंकि हमारा जो साइज है, जो साइन थीटा है वो कितना आ गया हमारा, साइन थीटा क्या आ गया, साइन 90 हो गया, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। In this case, the direction of dv is perpendicular to the plane of current loop and is directed inward। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए अब आपने ये तो फाइंड कर लिया मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इतने से एलिमेंट के कारण कितना है, जो कि अभी निकाला, कितना है आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपॉन इंटू आइडियल अपॉन आर स्क्वायर, यह है आपका। अब इसकी आपका डीवी क्या होता है, इसकी डायरेक्शन भी होती है, तो आपको डायरेक्शन भी पता करनी पड़ेगी। डायरेक्शन पता करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल लगा के देखते हैं हम। राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाएंगे, देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा आपका, सॉरी करंट की डायरेक्शन कैसी, ऊपर की तरफ, यानी कि करंट एलिमेंट ऊपर की तरफ है। जो आपका ये जो है आपका आर की डायरेक्शन ऐसे है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कैसे बताया था, हमेशा आइडियल से किस तरफ जाओगे, आर की तरफ जाओगे। तो आइडियल की डायरेक्शन ऐसे ऊपर है और आर की डायरेक्शन इस तरफ है। तो आप कैसे लगाओगे, राइट हैंड निकालोगे अपना, तो कर्ल बनाओगे फिंगर का, किस तरफ से, इस करंट एलिमेंट की तरफ से। और कैसे कर्ल करोगे, किस तरफ जाएगी आपकी फिंगर्स, किस तरफ टर्न करनी चाहिए, आर की तरफ। तो ऐसे करके मैंने इसको टर्न किया, तो मेरा अंगूठा देख रहे हो स्क्रीन के अंदर जा रहा है, आपकी नोटबुक के अंदर जाएगा। तो आपने क्या करना है, आइडियल से लेके आर तक अपनी फिंगर्स का कर्ल करो। आपका जो थंब होगा इट विल बी इनवर्ट, आपका जो थंब होगा वो किस तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा। अच्छा, तो यहाँ पे वही तो लिखा है। और किसके परपेंडिकुलर, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। इसके परपेंडिकुलर है, वो भी कैसा, अंदर की तरफ आ रहा है। समझ आई होगी बात। आपने क्या करना, अपनी फिंगर्स का कर्ल करना किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, राइट हैंड का। तो आपका थंब देखना अंदर की तरफ जाएगा, आपका थंब किस तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो मतलब कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डायरेक्शन आई होगी, जो डीवी की डायरेक्शन आई होगी, इट विल बी इनवर्ट। कैसी होगी वो, इनवर्ट होगी। यहाँ पे वही लिखा है, इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ डीवी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ करंट लूप एंड इज डायरेक्टेड इनवर्ट। अब यहाँ पे तो सिर्फ आपको डीवी मिला है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन तो मिली नहीं है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मिली है, जो कि किसके कारण है, डीएल के कारण है। आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालनी है। मैंने आपको 11 से बताता आ रहा हूं, जब भी आपको टोटल निकालना हो तो आप दोनों तरफ क्या कर दिया करो, इंटीग्रेशन कर दिया करो। यहाँ पे वही करना है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ कॉइल ड्यू टू होल कॉइल इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन। ऊपर वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो। तो जैसे ही इंटीग्रेट करोगे डीवी की इंटीग्रेशन होगी, और साथ में इस तरफ किसकी होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल
अपॉन आर स्क्वायर। डीवी की इंटीग्रेशन होगी तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मिल जाएगा। म्यू नॉट की इंटीग्रेशन हो नहीं सकती, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। करंट भी जो कॉइल के अंदर फ्लो कर रहा होगा वो भी कांस्टेंट होगा, जो रेडियस होगा कॉइल का वो भी कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। डीएल है ये आपकी, डीएल की इंटीग्रेशन होगी। व्हाट इज डीएल? डीएल है ये जो आपकी छोटे छोटे हिस्से में बनी हुई है, इसको मैंने छोटे छोटे हिस्से में तोड़ दिया था एक आपका सर्कुलर कॉइल से। जब डीएल की आप टोटल इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इस सर्कल का क्या मिलेगी, लेंथ मिलेगी, पूरी लेंथ। सर्कल की लेंथ का मतलब क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। यानी कि जब आप डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो यू विल गेट सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। नहीं समझ आई? मैंने बोला जो सर्कल है ये छोटे छोटे पार्ट का बना हुआ था, करंट एलिमेंट का बना हुआ था, डीएल का बना हुआ था मिलके ऐसे। तो मैंने एक डीएल के लिए डेरिवेशन की थी। अब आपको टोटल सर्कल के लिए फाइंड करना है तो यू हैव टू इंटीग्रेट इट। जब इंटीग्रेट करोगे तो आपको टोटल लेंथ मिल जाएगी सर्कल की। सर्कल की जब भी लेंथ फाइंड करनी हो तो यानी कि आपको क्या चाहिए, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल चाहिए। तो यानी कि डीएल की इंटीग्रेशन क्या देगी आपको, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इक्वल्स टू किसके बराबर है, सर्कम। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ पे साइड से नहीं ना दिख रहा होगा, अगर मैं ऐसे आ गया हूँ तो ये देखो मैंने ऐसे करके दिखा देता हूँ, अभी शायद आपको विजिबल हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। अगर यहाँ से विजिबल नहीं है तो मैंने थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर दिया, शायद मैं यहाँ पे आपको, मैं मेरा वीडियो चल रही होगी साइड पे तो इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सब मैंने पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया। अब मैं क्या आपको क्या बता रहा था, डीएल की अगर इंटीग्रेशन करोगे तो यू विल गेट सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। यानी कि जब डीबी की इंटीग्रेशन करी तो आपको बी मिला, और यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4πi अपॉन आर स्क्वायर था, इनटू क्या मिलेगा आपको, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जो कि क्या है 2πr है। ये इसका रीजन लिख दिया मैंने यहाँ पे, बिकॉज। ठीक है, ये यहाँ पे आपका क्या आ गया, रीजन आ गया। इधर क्या है 4πr। तो यहाँ से कट रहा है कोई चीज, जो जो वैल्यू कट रही है उसको काट भी सकते हो आप, पाई से पाई कट जाएगा, इतना भी छोड़ दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आपके पास b कितना आएगा, b विल बी म्यू नॉट आई, एक r भी कट जाएगा तो नीचे क्या बचेगा, 2r बचेगा। ये है आपका फार्मूला, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये आपका। इसको इतना भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। ये देखिए क्या फार्मूला आपका, म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2πr। ये भी सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ऐसा भी इतना छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आई होगी किस तरह से मैंने ये डेरिवेशन की। ठीक है, आगे चलते हैं। राइट हैंड रूल। अब इस कंडीशन में राइट हैंड रूल कैसे लगाना है, आपने राइट हैंड थंब रूल भी बोल सकता हूं मैं इसको। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ वी होल्ड द थंब ऑफ राइट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द ग्रिप ऑफ, किसकी, ग्रिप ऑफ द फिंगर्स, सच दैट कर्वेचर ऑफ द फिंगर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द, किसके अंदर, वायर लूप, देन थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नियर द सेंटर ऑफ द करंट लूप। देखिए सिंपल सी बात है, उसने बताया हुआ है कि आप डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हो, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की। इस पूरी कॉइल की वजह से, इस पूरे सर्कुलर कॉइल की वजह से अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डायरेक्शन पता करनी है, यू हैव टू यूज, व्हाट यू हैव टू यूज, यू हैव टू यूज मैग्नेटिक राइट हैंड रूल। क्या यूज करना पड़ेगा आपको, राइट हैंड रूल यूज करना पड़ेगा। अब राइट हैंड रूल यूज करने के लिए आपको क्या करना है, एक सेकंड, आई थिंक कैमरा बंद हो गया, मुझे कैमरा ऑन करने दो, एक सेकंड देना मुझे। गिव मी अ सेकंड। ओके, कैमरा ऑन हो गया। चलिए, तो मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ, तो मैं आपको बता रहा था अगर आपको राइट हैंड रूल लगाना है तो राइट हैंड रूल कैसे लगेगा, आपने अपने हैंड जो होता है आपका,
राइट हैंड लेना है अपना, और राइट हैंड को इस तरह से अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है कि जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है ना, यहाँ पे मेरा कैमरा बार बार बंद हो रहा है तो आप समझने की कोशिश करना, आपने अपने फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करना है जिस तरफ आपका करंट क्या कर रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा। अपने अपना राइट हैंड निकाल लो, करंट इस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो अपनी फिंगर्स का कर्ल कैसे करो, क्लॉकवाइज करो। तो देखना आपका थंब जो होगा ना वो अंदर की तरफ जाएगा, आपकी कॉपी की तरफ अंदर की तरफ जाएगा, इस तरफ। तो मतलब कि डायरेक्शन जो होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वो कैसी होगी, इनवर्ट। तो सिंपल सा रूल है, रूल क्या कहता है, यू हैव टू मेक कर्वेचर्स ऑफ योर फिंगर्स, जहां क्या बोल सकते हो, कर्ल्स ऑफ योर फिंगर्स इन सच ए वे in the direction of the flow of the current, and your thumb will represent the direction of the magnetic field। आपका जो थंब होगा वो क्या बताएगा, आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आई होगी। और लास्ट टॉपिक है आपका कंपैरिजन बिटवीन वायोट-सावर्ट लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ। वायोट-सावर्ट लॉ और कूलम्ब्स लॉ के बीच में आपको क्या बताना है, कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिमिलैरिटीज, कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो दोनों कैसी होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द फील्ड सोर्स एंड द पॉइंट इन क्वेश्चन। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए जब आप कूलम्ब्स लॉ पढ़ते थे तो फोर्स का फार्मूला क्या होता था, एफ पी इक्वल्स टू, जहां एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड की बात करते थे तो इस केस में भी आपका क्या आता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी कि डीवी अकॉर्डिंग टू वायोट-सावर्ट लॉ, डीवी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और आपके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, याद करो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। यानी कि अगर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती थी आर स्क्वायर के। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या था, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर था, यानी कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, आर स्क्वायर, और डीवी भी क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके किसके, आर स्क्वायर के, अकॉर्डिंग टू वायोट-सावर्ट लॉ। तो दोनों के दोनों क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, आर स्क्वायर के। पहली बात आपको समझ आई होगी। तो मैं साइड पे ये लिख भी देता हूँ मैथमेटिकली क्या मतलब है इनका। आपका E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड dV is also inversely proportional to your r square। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कैसे, क्या फार्मूला होता था, अभी लिखा था जो मैंने, यही होता है। क्या होता है, E इक्वल्स टू, यहां पे मैं लिख देता हूं, क्या होता है, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और मैग्नेटिक फील्ड की हमने अभी फार्मूला निकाला था, ये डीवी है, ठीक है, डीवी लिख लेना इसको। तो डीवी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, जिसको वायोट-सावर्ट लॉ की मदद से दिया गया। तीसरा पॉइंट, जो पहली डायग्राम है ये आपका एक चार्ज है, और जहां इस पॉइंट के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ। अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो कैसी होती है, इनवर्ट होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, अंदर की तरफ, इस तरफ होगी। मतलब कि अलोंग द डायरेक्शन, है ना। द फर्स्ट डायग्राम शो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और सेकेंड डायग्राम आपकी क्या बता रही है, किसकी डायग्राम बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड की ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। एक चीज यहाँ पे नोटिस कर रहे होगे आप, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसके अलोंग द प्लेन हैविंग पॉइंट चार्ज एंड पॉइंट पी, उसी के अलोंग है इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके अलोंग क्या है, आपका पॉइंट चार्ज है और ये पॉइंट पी है, उसी अलोंग आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, सेम प्लेन पे होती है। आपका चार्ज भी इसी प्लेन पे है, आपका ये पॉइंट जहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वो भी पॉइंट इसी प्लेन पे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी इसी प्लेन पे है। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, यानी कि बी की बात करते हैं, तो हमने अभी देखा था करंट आपका इस तरफ चल रहा है, पोजीशन वेक्टर इस तरफ है, यानी कि पॉइंट आपका इस तरफ है। जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आता था जहां तो अंदर की तरफ होता था, जहां बाहर की तरफ होता था, हमेशा इन दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरह से ये दो डायग्राम में हमने बनाई हुई है।
देखो ये मैग्नेटिक फील्ड जहाँ तो अंदर की तरफ होगा, जहाँ बाहर की तरफ होगा। तो दोनों के प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ नॉर्मल टू द प्लेन हैविंग करंट एंड पॉइंट पी एंड इनवर्ट, अंदर की तरफ है डायग्राम में। तो तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, बोथ लॉज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दोनों के दोनों लॉ किसके ऊपर काम करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर काम करते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो है आपका, बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हैव सोर्स दैट आर लीनियर इन नेचर, दोनों के पास क्या होते हैं, सोर्सेस होते हैं। इसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी है तो इसके पास कौन सा सोर्स होता है, आइडियल करंट एलिमेंट होता है। अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी हो तो इसके पास क्या होता है, चार्ज होता है, जो जिसको हम क्यू मानते हैं। तो दोनों के पास क्या होता है, सोर्स होते हैं, जो कि दोनों कैसे होते हैं, लीनियर इन नेचर होते हैं। डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्केलर इन नेचर, जो सोर्स होता है आपका किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का, दैट इज स्केलर इन नेचर। पर हम बात करें किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, तो इसका जो सोर्स होता है इट इज वेक्टर इन नेचर, यानी कि आइडियल करंट एलिमेंट लेते हैं ना, तो आइडियल ऊपर क्या लगा होता है, वेक्टर का साइन लगा होता है, एरो लगा होता है। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक्ट अलोंग द प्लेन कंटेनिंग डिस्टेंस आर बिटवीन द पॉइंट चार्ज एंड द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। ये अभी मैंने डायग्राम में बनाया था, ये डायग्राम ये आपका डिफरेंस में आएगी, ठीक है, ये जो है ना पॉइंट, ये डिफरेंस में आएगा आपका, इसको करेक्शन कर लेना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक्ट अलोंग द प्लेन कंटेनिंग डिस्टेंस आर बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। यही मैंने अभी बात बताई, जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ये हमेशा उसी प्लेन में होती है जहां पे आपका चार्ज है और जहां पे आपका जिस पॉइंट के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है उसी प्लेन में होती है, जहां तो इस तरफ होगी जहां इस तरफ होगी, प्लेन आपका सेम रहता है। किस केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। लेकिन मैग्नेटिक केस में क्या होता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। तो क्या है, बट मैग्नेटिक फील्ड एक्ट इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड कंसर्न पॉइंट। दोनों के ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या बोला मैंने, अगर आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ये आपका करंट एलिमेंट है और ये आपका पोजीशन वेक्टर है, तो करंट एलिमेंट इस तरफ है, पोजीशन वेक्टर इस तरफ है, दोनों एक ही प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं। पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस तरफ होगा, जहां तो अंदर की तरफ होगा जहां बाहर की तरफ होगा। तो यानी कि दोनों के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग करंट एलिमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। जो मैंने लाइन बोली आप ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज बुकिश लैंग्वेज में भी लिख सकते हो जो यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड लास्ट पॉइंट है आपका कौन सा, थर्ड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन द एंगल। मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है, वायोट-सावर्त लॉ के मुताबिक dv इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी हो, इट इज KQ अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे तो एंगल ही नहीं है, लेकिन इस केस में क्या है, एंगल है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, और एंगल भी किसके बीच में होती है, करंट एलिमेंट के बीच में और पोजीशन वेक्टर के बीच में। मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी हो तो the magnetic field depend on the angle between the current element and the line joining the point where we have to calculate the magnetic field, यानी कि करंट एलिमेंट बोलते हैं। However, electric field does not depend on angle, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।